हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मंत्रा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोगों की तीसरी क्लास होने जा रही है मॉडर्न हिस्ट्री की। पिछली दो क्लासों में हमने जाना वास्को डी गामा के बारे में, क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में एंड साथ ही में जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था अपना मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जिसमें से मैंने आपको पुर्तगालियों के बारे में, डचों के बारे में एंड ब्रिटिशर्स के बारे में बता दिया था। मैं पहले आपको क्रम बता देता हूं जो मैंने आपको क्रम दिखाया था। ये यूरोपियंस के आने का क्रम था दोस्तों, जिसमें से मैंने आपको क्या क्या पुर्तगालियों, डच और ब्रिटिशर्स के बारे में बता दिया था। दोस्तों अब हमें बात करनी थी डेनिश, फ्रांसीसी एंड स्वीडिश लोगों के बारे में। तो आज हम लोग इन तीनों के बारे में जानेंगे एंड साथ ही साथ दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले जो तीन कर्नाटक युद्ध हुए थे, जिसे हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं, आज हम लोग उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको दोस्तों एक चीज और बता दूं, जो आज की क्लास होने वाली है दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली, क्योंकि मैं आपके लिए 5 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों। मैं बता दूं इन 5 क्वेश्चन में से 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन पांचों के पांचों आपने पढ़े तो बहुत बार होंगे, लेकिन आपको ये चीज नहीं पता होगी क्या ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कम से कम 16 से 17 बार एसएससी क्वेश्चन ये पूछ चुका है। ऐसे 2 क्वेश्चन दोस्तों आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों एक जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही महंगा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 करोड़ का है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सुशील कुमार जी ने जब केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते थे तो लास्ट क्वेश्चन उनसे वही पूछा गया था। उस क्वेश्चन के बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं 2 क्वेश्चन ऐसे भी लेकर आया हूं जो आपके एसएससी सीजीएल, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी और बैंक के एग्जाम में भी 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तीनों के एग्जाम में दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है। तो उन टॉपिक से अब मैं 2 टॉपिक अभी बताने वाला हूं उसको, उससे आपको एक बार समझ लीजिए कि 4 से 5 बार ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। वो 2 क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस हिसाब से जो है मैं 5 क्वेश्चंस आज आपको आज के सेशन के बीच में कराऊंगा, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले डेनिश लोगों के बारे में। तो अगर बात करें डेनिश लोगों के बारे में तो सबसे पहली बात निकल के आती है, इन्हें डेन भी कहा जाता है दोस्तों, कहीं कहीं आपको डेन भी लिखा मिलेगा। इससे आज मैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, ये निवासी कहां के होते हैं दोस्तों? ये डेनमार्क के निवासी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भारत कब आते हैं दोस्तों? ये भारत आते हैं 1616 ईस्वी में, ठीक है। अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, जो कि ये पहली फैक्ट्री जो है भारत में कब स्टैब्लिश करते हैं दोस्तों? 1620 ईस्वी में पहली फैक्ट्री अपनी स्टैब्लिश करते हैं। जगह कौन सी होती है दोस्तों? वो जगह होती है ट्रैंकोबार, ठीक है दोस्तों। ट्रैंकोबार होती है जगह, और स्थित कहां पे है जगह दोस्तों? ये जगह तमिलनाडु में है, ठीक है। 1620 ईस्वी में इनकी पहली फैक्ट्री ट्रैंकोबार में स्टैब्लिश होती है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट जो होने वाला है वो है 1676 में इनकी जो दूसरी फैक्ट्री होती है, जो कि सेरामपुर में होती है। कहां होती है दोस्तों? सेरामपुर। दोस्तों ये सेरामपुर कहां पे स्थित है? बंगाल या बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों यही है वो क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा था, 2 से 3 बार जो पूछा गया है। ये तीनों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डेनिश लोग की जो कंपनी थी, सेकंड या मेन जो उनका व्यापारिक केंद्र था वो क्या था? व्यापारिक दोस्तों पहला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। व्यापारिक केंद्र जो होता है डेनमार्क लोगों का, वो होता है सेरामपुर, बंगाल में स्थित है। 1676 में जिन्होंने स्टैब्लिश हुई थी कंपनी। दोस्तों इस लाइन से क्वेश्चन अप्रॉक्स 4 से 5 बार आया है, एंड हो सकता है कभी कभी आपकी जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की वो चेंज हो जाए, बट रिलेटेड इसी लाइन से होता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं होता क्या है। ये भारत में कब तक रहते हैं? 1845। दरअसल 1845 में क्या करते हैं, जो अपने भारत में जितना भी व्यापार होता है उस सारा का सारा वो ब्रिटिशर्स को बेच देते हैं एंड भारत से चले जाते हैं। तो दोस्तों जो मैं आपको आज बता रहा था कि जो सबसे महंगा सवाल होने वाला है अब तक का, जो एसएससी का आप एक तरीके से कह सकते हैं सबसे महंगा सवाल, वो यही था। ये सुशील कुमार जी से जब 5 करोड़ रुपए उन्होंने केबीसी में जीते थे, तो आखिरी क्वेश्चन उनसे यही पूछा गया था कि जो ऐसे कौन से लोग होते हैं जो भारत में अपना सारा व्यापार ब्रिटिशर्स को बेचकर चले जाते हैं? तो दोस्तों डेनिश लोग होते हैं, ठीक है। ईयर कौन सा है दोस्तों? 1845 होता है। इस ईयर में वो क्या करते हैं, अपने सारी की सारी जो यहाँ पे भारत में उनका जो भी व्यापार स्टैब्लिश्ड होता है
तो सब कुछ जो है ब्रिटिशर्स को बेच देते हैं एंड भारत से चले जाते हैं। तो दोस्तों डेनिश लोगों के बारे में आपको बस इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने, इसके बाहर से दोस्तों कुछ भी नहीं आने वाला। सबसे पहला निवासी कहाँ के होते हैं, दूसरा ये भारत कब आते हैं, तीसरा इनकी पहली फैक्ट्री कब स्टैब्लिश होती है और कहाँ पे होती है, इसके अलावा इनकी जो व्यापारिक केंद्र होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भूलिएगा मत। 1676 में जो सेरामपुर में इनकी फैक्ट्री होती है जो बंगाल में स्थित है, वो इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र होता है। ठीक है दोस्तों, और ये 1845 में अपनी सारी फैक्ट्री सब कुछ बेचकर वापस अपने डेनमार्क चले जाते हैं। तो दोस्तों डेनमार्क लोग के बारे में बस हमें इतनी बात करनी। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा फ्रेंच लोगों के बारे में। दोस्तों फ्रेंच लोगों के बारे में हमें सबसे ज्यादा बात करनी, क्योंकि जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कर्नाटक युद्ध, उसमें हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में भी हम जो है फ्रेंच लोगों के बारे में वहां पे भी पढ़ेंगे। तो अगर बात करें फ्रेंच लोगों के बारे में, तो इनके बारे में मैं आज आपको जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूँ सारी पॉइंट वाइज पढ़ाता रहूंगा। सबसे पहली चीज, ये निवासी कहाँ के होते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों फ्रांस के निवासी होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है ये भारत कब आते हैं। दोस्तों भारत आते हैं 1664 में। क्या आप इसे कहानी की तरह हिस्ट्री को समझेंगे तो आपके जो दिमाग पे जो है जल्दी इजीली बैठ जाएगी। इसलिए आइए देखते हैं होता क्या है। फ्रांस में एक तब राजा होता है लुई 14, लुई 14, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, लुइस 14। दोस्तों इसका एक मिनिस्टर होता है यानी मंत्री होता है, कौन, कोलबर्ट। होता क्या है दोस्तों, ये जो अपने राजा यानी लुइस 14 के माइंड में एक चीज डालता है, आइडिया देता है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है सारी की सारी जा रही है भारत में व्यापार करने एंड हम पीछे रह जा रहे हैं, हमें भी भारत चलना चाहिए। दोस्तों उसे इसका ये आइडिया पसंद आता है, तो लुइस 14 जो है इसे जो होता है परमिशन दे देता है, ठीक है आप जाइए इस्टेब्लिश करिए जाके व्यापार। दोस्तों इस हिसाब से फ्रांसीसियों के भारत में कौन लेकर आता है, कोलबर्ट। ईयर कौन सा होता है दोस्तों, होता है 1664। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो होने वाला हमारा इनकी पहली फैक्ट्री। दोस्तों इनकी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है 1668 पे एंड जगह कौन सी होती है दोस्तों, सूरत में। दोस्तों सूरत में इनकी जो है पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है 1668 में। ठीक है दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने वाला है, 1669 में दोस्तों इनकी दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह जो होने वाली है मसूलीपट्टनम में। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों, मसूलीपट्टनम में इनकी दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है 1669 यानी 1669 में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों 1673। होता क्या है दोस्तों, 1673 में एक बालिकोंडा एक जगह होती है दोस्तों, वहां के सूबेदार होते हैं शेर खान लोधी। उससे जो होता है एक व्यक्ति होता है फ्रैंको मार्टिन, या कहीं कहीं आप नाम आपको पढ़ने को मिलेगा फ्रांसिस मार्टिन। दोस्तों वो एक पुडुचेरी नामक गांव लेता है, पुडुचेरी। ये पुडुचेरी जो गांव होता है वो उससे कौन लेता है, फ्रैंको मार्टिन या फ्रांसिस्को मार्टिन। ठीक है दोस्तों, दोनों नाम आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। तो ये क्या करता है, लेता किससे, ये बालकोंडा के एक सूबेदार होते हैं शेर खान लोधी से। ठीक है दोस्तों, तो शेर खान लोधी से जो होता है बालकोंडा के जो सूबेदार होते हैं, इसे पुडुचेरी एक गांव लेता है व्यापार करने के लिए। आगे चलकर दोस्तों यही क्या बन जाता है, पौंडीचेरी। ठीक है दोस्तों, आगे चलकर ये बन जाता है पौंडीचेरी। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पढ़ना है वो क्या है दोस्तों, इसके बाद जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। होता क्या है दोस्तों, 1731 में एक व्यक्ति आता है, भारत गवर्न किया जाता है, भेजा जाता है फ्रांस से, जो कि अभी इन लोगों के लिए स्टार्टिंग में जो जब आता है वो बहुत सीधा व्यक्ति होता है, अपने काम से मतलब रखता है, लेकिन आगे चल के दोस्तों बहुत ही ज्यादा खुराफाती होने वाला है एंड ब्रिटिशर्स को भी बहुत ही ज्यादा तंग करने वाला है। उस व्यक्ति का नाम होता है दोस्तों डुप्लेक्स होती है, जिसे हम डुप्ले कहते हैं, जिन्हें
दोस्तों डुप्ले की जो नियुक्ति होती है भारत में 1731 में होती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होने वाला है। अभी जो हम लोग आगे कर्नाटक का युद्ध पढ़ने वाले हैं उसमें दोस्तों इसके बारे में हम देखेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इन्होंने एक नगर की भी स्थापना करी थी कि क्या करते हैं, एक मुगल सूबेदार होते हैं बंगाल में, उनसे एक चंद्र नगर की स्थापना करते हैं। कौन करता है ये दोस्तों? फ्रैंको मार्टिन। कब की बात है? बात है 1690 की। कहीं कहीं आपको 92 भी लिखा मिलेगा। तो क्या करते हैं, चंद्र नगर की स्थापना करते हैं। चंद्र नगर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस हिसाब से जो 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंच लोगों के, वो मैंने आपको बता दिए। फ्रांस के लोग होते हैं, कौन लेकर आता है? कोलबर्ट। 1664 में भारत आते हैं। 1668 में जो होती है इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश होती है। 1669 या 1669 में मसूलीपट्टनम, जिसे हम मछलीपट्टनम भी कहते हैं, वहां पे इनकी दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है। 1673 में दोस्तों पुडुचेरी का जो है गांव लेते हैं, जो आगे चलकर पौंडीचेरी बनता है। तो फ्रैंको मार्टिन क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं पौंडीचेरी किसके द्वारा है? फ्रैंको मार्टिन के द्वारा बनाया गया। किससे लेते हैं? शेर खान लोधी से लेते हैं। और 1731 में कौन आता है? डुप्ले आता है भारत। और 1690-92 में चंद्रनगर की स्थापना होती है। दोस्तों मैं आपको अभी साथ ही साथ में स्वीडिश लोगों के बारे में बता दूं। तो बात करेंगे स्वीडिश लोगों के बारे में, तो इसके बारे में आपको केवल एक ही चीज जाननी है कि ये 1731 में भारत आए थे। होता क्या है दोस्तों, जो स्वीडिश लोग थे इनका जो ज्यादातर व्यापार है वो चीन से ही चलता था, चाइना से चलता था। तो इनका भारत में बहुत ही कम आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड ये भी आपको जो मैंने बताया अभी बहुत ही कम बुक्स में मिलने वाला है। तो लेकिन मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया कि 1731 में ये लोग भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, अब आइए जो अपना अगला टॉपिक होने वाला है कि जो कर्नाटका युद्ध, जो 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए थे, आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें कर्नाटका युद्ध के बारे में, कर्नाटका युद्ध, तो दोस्तों ये 3 युद्ध होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको उन तीनों के ईयर बता देता हूं। जो सबसे पहला युद्ध होता है वो होता है 1746 से 48। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, 1746 से 48। ठीक है दोस्तों, अगला युद्ध कब होने वाला है? अगला युद्ध अगले ही साल यानी 1749 से 54। एंड थर्ड और इंपॉर्टेंट युद्ध आप मान सकते हैं जिसे 1756 से 63। दोस्तों इस युद्ध के बाद जो है भारत में फ्रांसीसियों का आप एक तरीके से कह सकते हैं ज्यादातर सफाया हो चुका था। दरअसल इनका जो कॉलोनी बनाने का सपना भारत में था वो चकनाचूर हो चुका था। क्योंकि क्या हुआ था, इसके जो यहाँ पे एक संधि मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, उसमें होता क्या है कि फ्रांसीसी लोग जब हार जाते हैं तो उस संधि में कह दिया जाता है कि आप भारत में अपनी सेना नहीं रख सकते, आपको जो व्यापार करना है आप व्यापार केवल कर सकते हैं। एंड आपको जो किलेबंदी है, जो अपनी जितनी भी सेना है उसको वापस भेजना पड़ेगा। इस सब के बारे में दोस्तों देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो 1746 से 48 का जो पहला इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था, कर्नाटका का प्रथम युद्ध, जिसे हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहते हैं। दोस्तों इन तीनों को हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं। आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1746 से 48 वाला। दोस्तों होता क्या है, एक यूरोप में देश है ऑस्ट्रिया। ठीक है, यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, यहां पर संघर्ष चल रहा होता है इसके उत्तराधिकारी को लेकर, ब्रिटेन में यानी अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में। ठीक है, तो यूरोप में चल रहा होता है संघर्ष किसके किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में और साथ ही में फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है, जब इंडिया में भी तब अंग्रेजों फ्रांसीसी दोनों लोग व्यापार कर रहे होते हैं, तो इनके पास अंग्रेजों के पास ऊपर से ऑर्डर आता है कि आप फ्रांसीसियों के खिलाफ युद्ध कीजिए भारत में। एंड फ्रांसीसियों के पास ऑर्डर आता है कि आप अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कीजिए भारत में। तब दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से जो होता है, कौन यहाँ पे नेतृत्व कर रहा होता है? दोस्तों होता है कर्टिस बैनेट। कहीं कहीं पे आपको बैनेट मिला पढ़ने को मिलेगा, बट उसका नाम कर्टिस बैनेट होता है। फ्रांसीसियों की तरफ से दोस्तों कौन युद्ध कर रहा होता है? तो वही व्यक्ति होता है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, वो होता है डुप्ले।
ठीक है दोस्तों, तो फ्रांसीसियों की तरफ से डुप्ले होता है भारत में, अंग्रेजी की तरफ से कर्टिस ब्रेनेट। तो होता क्या है दोस्तों, जो डुप्ले होता है स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, बहुत सीधा साधा इंसान होता है एंड ये युद्ध नहीं करना चाहता है। तो ये क्या करता है, ये जाता है जब उस समय जो कर्नाटका में जो वहां के नवाब होते हैं अनवरुद्दीन, किसके पास, ये होते हैं नवाब, ठीक है दोस्तों, वह इसके पास जाता है एंड बताता है होता क्या, अंग्रेजों ने उसका जो होता है कुछ जहाजों का जो होता है, जो माल आया हुआ होता है व्यापार करने के लिए, उसको जो है ये क्या कर लेते हैं, अंग्रेज लोग ले लेते हैं। तो अनवरुद्दीन के पास जाता है कौन, फ्रांसीसी की तरफ से डुप्ले, कि सर इन्होंने हमारे सामान को ले लिया है एंड आप इसका निपटारा कर दीजिए, जो है इनसे मेरा सामान वापस करा दीजिए, हम युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों तब अनवरुद्दीन क्या करते हैं, इसे मना कर देते हैं और बोल देते हैं तुम लोग की आपस का मामला है, आपस में निपट लो। दोस्तों उसके बाद ये कहां, डुप्ले चला जाता है मॉरिशस। कहां चला जाता है, मॉरिशस। दोस्तों मॉरिशस पे एक व्यक्ति होता है ला बोर्डोनी, वो इसकी मदद करता है एंड उससे बोलता है, क्या करता है वो 3000 अपने सैनिक भेजता है, वो 3000 सैनिक भेजता है। इसके बाद दोस्तों अंग्रेजों और इनके बीच में, फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें कि फ्रांसीसी लोग क्या हो जाते हैं, विन कर लेते हैं, यानी जीत जाते हैं। तो फ्रांसीसी लोग तो भाई जीत गए। और ये युद्ध हो किस लिए रहा था दोस्तों, ये होता है मद्रास के लिए। तो दोस्तों मद्रास होता है उसके लिए युद्ध होता है, और क्या करते हैं, मद्रास को ले लेते हैं, कौन, फ्रांसीसी लोग अंग्रेजों से। ठीक है दोस्तों, जब मद्रास किसके पास जाता है, फ्रांसीसी के पास। तो लॉ बर्डानी इस समय दिमाग लगाता है एंड क्या करता है, अंग्रेजों से फिरौती मांग लेता है। कहता है आप हमें 50,000 पाउंड दे दीजिए, 50,000 पाउंड, ठीक है दोस्तों, एंड कहता है हम आपको आपका मद्रास वापस दे देंगे। और इस बात की खबर फ्रांसीसियों को नहीं लग पाती है दोस्तों। वो क्या, अंग्रेज क्या करते हैं, इसको पैसे दे देते हैं एंड मद्रास वापस किसको मिल जाता है, अंग्रेजों को। अब ये लॉ बर्डानी फिर से मॉरिशस अपने पैसे लेकर चला जाता है। अब दोस्तों इससे फ्रांसीसियों का जो मूड होता है वो होता है खराब। अब डुप्ले धीरे धीरे दोस्तों राजनीति में शामिल हो रहा होता है एंड फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है थोड़ा सा, कि यार हमने इतना सब किया मिला कुछ नहीं। दोस्तों इसके बाद क्या करता है, फिर से अंग्रेजों पर आक्रमण कर देता है एंड दोस्तों फिर से वही नतीजा क्या होता है, फ्रांसीसी लोग जीत जाते हैं, अंग्रेजों की फिर से हार होती है एंड मद्रास किसके पास आ जाता है, फ्रांसीसियों के पास। ठीक है, अब अगला जो इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है दोस्तों, अंग्रेज लोग क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, अब वो जाते हैं अनवरुद्दीन के पास, कि इन्होंने हमारा मद्रास ले लिया, आप हमें वापस करा दीजिए। अब दोस्तों अनवरुद्दीन यहाँ पे गलत काम क्या करते हैं, कि जब फ्रांसीसी उनके पास आए थे तो उन्होंने मना कर दिया। तो जब अंग्रेज लोग जाते हैं तो ये वापस आ जाते हैं फ्रांसीसियों के पास एंड बोलते हैं कि आप लोगों ने जो उनका मद्रास लिया वो आप उन्हें वापस कर दीजिए। तो दोस्तों डुप्ले क्या करते हैं, वो उसे मना कर देते हैं, कहते नहीं हम इनको नहीं देंगे, अगर हाँ आप चाहें तो आप हमसे ले सकते हैं। दोस्तों इसको लगता है अनवरुद्दीन को कि हमारी यहाँ पे बेइज्जती हो गई है एंड वो युद्ध किसके खिलाफ छेड़ देता है, डुप्ले के खिलाफ। तो यहां से आप एक तरीके से समझ सकते हैं, एक सेंट टॉमे का युद्ध इसको कहा जाता है। अब कर्नाटका और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, युद्ध किसके किसके बीच में होने लगता है, कर्नाटका के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या, कर्नाटका के पास कितनी सेना होती है, ये अप्रोक्स होती है 10,000 एंड फ्रांसीसियों के पास 900 से 1,000 सैनिक। तो जैसा कि आप देख के लग रहा होगा कि इनके पास 10,000, इनके पास 1,000, तो कौन जीतेगा, नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, उलटफेर हो जाता है, कर्नाटका के लोग हार जाते हैं और फ्रांसीसी यहाँ पे जीत जाते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, होता क्या है कि कर्नाटका के पास जो होता है उतनी ज्यादा केवल सैनिक होती है, लेकिन फ्रांसीसियों के पास युद्ध की नीति, एक तरीके से कह सकते हैं लोग घेरा बना के, एक जो होता है, एक इन लोग के पास सबसे बड़ी चीज थी कि इन लोग के पास तोप गोले और साथ ही बहुत सारे वेपन्स यानी हथियार भी बहुत ज्यादा थे। दोस्तों इस वजह से जो 1,000 आदमी होते हैं ये इनके 10,000 आदमियों पर भारी पड़ते हैं और ये फ्रांसीसी लोग जीत जाते हैं। और इस युद्ध में दोस्तों अनवरुद्दीन इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने को मिलेगा, जिसके लिए मैंने अभी आपको बताया था, वो होती है एक्स, वो वाला एक्स नहीं, ये क्वेश्चन वाला एक्स है, एक्स ला
शापेल की संधि। दोस्तों यही वो पॉइंट है जहां से आपका जो पहला कर्नाटक युद्ध है वो समाप्त होता है। ये दोस्तों होता कब, ये होता है 1748 में। दोस्तों 1748 में जो होता है, जब यहाँ पे कर्नाटक और इनका युद्ध चल रहा होता है, जिसमें से कर्नाटक की हार होती है एंड फ्रांसीसी लोग जीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वहां से उनके पास ऑर्डर आ जाता है फ्रांस से कि जो हम लोगों ने अपना ये आपसी विवाद था, यानी जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद था, वो सॉल्व हो जाता है। तो इसकी वजह से वहां से ऑर्डर आ जाता है कि आप भी वहां पे युद्ध बंद कर दीजिए, हम लोग के बीच में संधि हो चुकी है। तो दोस्तों पहला युद्ध कहां समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों पहला युद्ध 1748 में समाप्त हो जाता है एंड इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। लेकिन आप इतना तो समझ ही गए होंगे, इसमें इस युद्ध में जो फ्रांसीसी लोग थे ये अंग्रेजों पर हावी हुए। इसके बाद दोस्तों जो अगला इंपॉर्टेंट युद्ध है, सेकंड कर्नाटक का युद्ध, उसको देख लेते हैं। दोस्तों अब अगर बात करें सेकंड कर्नाटक युद्ध, यानी सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, दोस्तों ये कब से कब तक होता है? 1749 से 54, यानी 49 से 54। दोस्तों ये होता किस लिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें आपकी जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो डेट्स है, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल होता क्या है, तब ये युद्ध किस वजह से होता है हैदराबाद, एंड सेकंड कौन होता है? कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, तो कर्नाटका में तब अनवरुद्दीन का शासन चल रहा होता है एंड यहाँ पे एक व्यक्ति होता है आसफ जा। ठीक, आसफ जा की जो हो जाती है मृत्यु। कौन होता है? आसफ जा। एंड कर्नाटका में कौन होता है? अनवरुद्दीन। ठीक है, जब आसफ जा की मृत्यु होती है तो दो लोग निकल कर आते हैं गद्दी के लिए। एक तो इसका खुद का बेटा होता है नासिर जंग और दूसरा होता है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग, दूसरा कौन होता है? इसका खुद का बेटा नासिर जंग। ठीक है दोस्तों, तो डुप्ले फिर से यहाँ पे आता है। अब दोस्तों डुप्ले जो होता है काफी ज्यादा राजनीतिक भी हो जाता है और काफी ज्यादा खतरनाक भी हो जाता है। तो मुजफ्फर जंग और अनवरुद्दीन का जो एक यहाँ पे कौन अर्थ होता है? चंदा साहब। ठीक है दोस्तों, ये चंदा साहब आपको लिखा मिलेगा कहीं कहीं, इसका जो भाई भी होता है एंड कहीं कहीं बेटा है, कुछ बहुत सारे रिलेशंस पढ़ने को मिल सकते हैं। अब आप बस इतना समझ लीजिए, जो चंदा साहब है ये अनवरुद्दीन की गद्दी पाने के लिए आता है। यहाँ पे भी जो आसफ जा की गद्दी के लिए दो लोग कौन निकल कर आ गए? नासिर जंग, इसका खुद का बेटा, एंड मुजफ्फर जंग जो होता है इसका भतीजा या भांजा आप कह सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, इसके बाद अब डुप्ले यहाँ पे भी आ जाता है। डुप्ले क्या करता है दोस्तों? मुजफ्फर जंग से कहता है कि आप जो है हम आपकी मदद करेंगे एंड नासिर जंग को हराएंगे। ठीक है, डुप्ले यहाँ पे भी आ जाता है। यहाँ पे क्या कहता है? चंदा साहब की साइड में वो रहता है कि ठीक है हम अनवरुद्दीन को जो है मारेंगे, आपकी मदद करेंगे एंड आपको जो है गद्दी पे बैठाएंगे। इसके बाद क्या दोस्तों, इन तीनों का एक गुट बन जाता है। किसका? एमडीसी का। कौन कौन? मुजफ्फर जंग सॉरी, डुप्ले और चंदा साहब। इन तीनों का दोस्तों एक युद्ध होता है। किससे होता है? ये होता है अनवरुद्दीन से। ठीक है दोस्तों, यही वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 15 से 16 बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, कि इस युद्ध का नाम क्या होता है दोस्तों? अंबूर का युद्ध। दोस्तों होता कब है? ये होता है 1749 को, 1749 को। यही हो दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा चुका है 15 से 16 बार एग्जाम में। एसएससी हर दूसरे साल ये क्वेश्चन पूछती है कि अंबूर का युद्ध जो है कब हुआ था? 1749 को हुआ था। यानी इससे रिलेटेड भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल ये क्वेश्चन ही बार बार रिपीट करता है, आपसे इससे रिलेटेड चीजें पूछ सकती है कि अनवरुद्दीन के बारे में पूछ सकती है और एमसीडी के बारे में पूछ सकती है। आपको इस टॉपिक से यानी अंबूर के युद्ध के बारे में यहां से आपको एक नया क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा हर दूसरे ईयर। आप कोई भी ये नहीं कर, सारे पेपर में नहीं, किसी ना किसी पेपर में जो है आपको इस युद्ध के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है? यह 1749 में हो जाता है अंबूर का युद्ध। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, जो अनवरुद्दीन का एक बेटा होता है, गद्दी पर कौन बैठ जाता है? चंदा साहब। अनवरुद्दीन का एक बेटा होता है, उसका नाम होता है दोस्तों जो अनवरुद्दीन का बेटा होता है मोहम्मद अली।
ये मोहम्मद अली दोस्तों क्या करता है, भागने की, अपनी जान बचाने के लिए भागता है वहां से, और ये जो एमसीडी का ग्रुप होता है ये इनके पीछे जाता है। ठीक है, तो एमसीडी का ग्रुप जाता कहां पे, ये दोस्तों एक बहुत ही फेमस जगह है, ये होती है त्रिचरापल्ली। त्रिचरापल्ली दोस्तों, यहाँ पे एक वो अपना घेरा का बना लेता है, किलाबंदी कर लेता है, और बहुत ही सेफ जगह पे खुद को मौजूद कर लेता है। तो दोस्तों ये तीनों लोग इसको मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वो असफल हो जाते हैं क्योंकि वो इसे यहाँ पे मार नहीं पाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, जो याद रखना है आपको, 1750 में क्या होता है, जिंजी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीके से कहूं तो जितनी मैंने आपको स्टोरी बताई, इसमें से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, वो है 1749 का अंबूर का युद्ध, 1750 का जिंजी का युद्ध। ये दोस्तों आपके लिए दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं, इसमें आप पढ़ते होंगे आर्कट का घेरा, जो इसकी राजधानी होती है तमिलनाडु, सॉरी कर्नाटका की आर्कट, उसके बारे में भी दोस्तों आप पढ़ रहे होंगे, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब आ जाते हैं जो तृतीय युद्ध होता है, थर्ड एंग्लो फ्रेंच युद्ध, तृतीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, थर्ड एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर बात करें तृतीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध यानी थर्ड जो होता है एंग्लो फ्रेंच युद्ध, इसके बारे में आपसे 3 पॉइंट्स केवल पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट पूछा जाता है कि जो होता है जब इस युद्ध के टाइम, ये होता कब है, पहले मैं आपको बता दूं, 1756 से 63। ठीक है दोस्तों, 1756 से 63 ये युद्ध होता है। इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि 7 सालों तक चलता है। इसके बारे में जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने मैं आपको बता दूं, यहीं से आपको 2 ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो सारे एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं वो 2 क्वेश्चंस। तो जानते हैं कौन से क्वेश्चन। सबसे पहला मैं बता दूं कि इससे क्वेश्चन आता है कि जब आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था तो वहां पे कौन अंग्रेज जो होता है इसका वो कर रहा होता है, समर्थन, सॉरी, कौन अंग्रेज इसका संचालन कर रहा होता है, कौन अंग्रेज यहाँ पे होता है तब गवर्न कर रहा होता है। दोस्तों होता है रॉबर्ट क्लाइव। पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पढ़ने को मिलने वाला है। और गुदेहू होता है फ्रांसीसी, लेकिन वो बहुत ही कम पढ़ा लिखा, एक कम, सॉरी पढ़ा लिखा तो नहीं, आप उसे कम समझदार कह सकते हैं, और बहुत ही बेकार व्यक्ति होता है। तो ना आपको याद क्या रखना है, केवल रॉबर्ट क्लाइव। अगला जो इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, वो है 1760 से 63 तक चलने वाला वॉन्डी वॉस का युद्ध। दोस्तों यही है वो क्वेश्चन जो अप्रॉक्स 15 से 16 बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो वॉन्डीवास का जो क्वेश्चन आपका है, ये आपका पीसीएस, लोअर पीसीएस में भी पिछली बार पूछा गया था। इसके साथ ही दोस्तों एसएससी हर दूसरे साल ये क्वेश्चन पूछ लेती है कि वॉन्डीवास का युद्ध कब हुआ था, 1707 से 63 के बीच में। और कभी कभी ये भी पूछ लेती है कि किस युद्ध के दौरान। तो ये आपका आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। इसके अलावा दोस्तों ये युद्ध समाप्त हुआ था एक संधि पर। संधि कौन सी होती है, वो होती है दोस्तों पेरिस की संधि। दोस्तों ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है दोस्तों। ये कब होती है, 1763 में ये संधि होती है दोस्तों। तो इस युद्ध में मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बता रहा हूं, क्योंकि इससे ये पॉइंट्स पूछे जाने हैं। पेरिस की संधि होती है 1763 में, एंड इस संधि में होता क्या है दोस्तों, इस लोगों से कह दिया जाता है, किससे, फ्रांसीसी लोगों से, कि अब आपको भारत से अपनी पूरी सेना हटानी होगी, इसके साथ ही जो आप किलेबंदी, घेराबंदी करते उसको भी आपको हटाना होगा। आप यहाँ पे केवल नॉर्मली व्यापार कर सकते हैं दोस्तों। यहीं से जो होता है, जो फ्रांसीसियों का भारत में कॉलोनी स्टैब्लिश करने का सपना यहीं से टूट जाता है, और फ्रांसीसियों का एक तरीके से आप कहते हैं भारत में जो वर्चस्व होता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। एंड ब्रिटिशर्स की यहीं से जो है दोस्तों पकड़ मजबूत होने लगती है। तो आपके लिए दोस्तों मैं बता दूं, इस युद्ध से केवल ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं कि इंग्लैंड की तरफ से जब संचालन कौन कर रहा होता है, रॉबर्ट क्लाइव। 1707 से 63 जो होता है वॉन्डीवास का युद्ध होता है, जिसमें से कौन फ्रांसीसी, मैं ये लिख देता हूं, फ्रांस हार जाता है, फ्रांस लॉस, और जो होता है अंग्रेज हो जाते हैं यानी ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड, ब्रिटिश विन। ठीक है दोस्तों,
तो ब्रिटिशर्स इस युद्ध में जीत जाते हैं, जिसके बाद पेरिस की संधि होती है 1763 ईस्वी में, जिसमें इन लोगों को क्या कर दिया जाता है, इन लोगों को कह दिया जाता है कि आप अपनी सेना हटाइए और साथ ही साथ जो किलेबंदी है उसको भी आपको हटाना होगा, आप नॉर्मली यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं से हम लोग को जो 3 आंग्रिक फ्रांसीसी युद्ध थे, यानी जो 3 कर्नाटका युद्ध थे, यहीं से समाप्त होते हैं। एंड आज की क्लास ही दोस्तों हमारी यहीं तक थी। अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।